सभी छात्रों एवं छात्राओं को मेरा नमस्कार। विवेकानंद स्कूल निमका थाना के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, डेली की तरह अपने बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लासेज में आपके 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए, यानी बॉटनी के 1 से लेकर के 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। जियोलॉजी भी चल रही है, लीलाराम जी पढ़ा रहे हैं, उसमें भी 5-4 लेसन हो गए होंगे कंप्लीट। 6 लेसन कंप्लीट होने के बाद में कल अपन ने 7वां लेसन शुरू भी कर दिया था, लेकिन प्रॉपर तरीके से आज अपन लेसन 7 शुरू करेंगे। 7 नंबर का जो लेसन है उसका पॉइंट है वाष्पोत्सर्जन। लेसन का नाम है वाष्पोत्सर्जन, जिसे इंग्लिश में ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कैसे होता है, ट्रांसपिरेशन के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है, कौन सा अंग पाया जाता है, कितने प्रकार का होता है, ये सभी अपन देखेंगे। तो लेसन का जो नाम है वो है लेसन नंबर है 7 और लेसन का नाम है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन को इंग्लिश में ट्रांसपीरेशन कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, किसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन का मतलब यह होता है प्रिय छात्रों कि सभी पादप जल का अवशोषण मृदा से करते हैं और मृदा से अवशोषित जल को तनु विलयन के रूप में रसारोहण की क्रिया के द्वारा पत्तियों तक या अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। यहां पर एक पॉइंट आया है रसारोहण। रसारोहण अपने 6 नंबर के लेसन में देख चुके हैं। रसारोहण का मतलब यह था कि जल या तनु विलयन का जड़ से पत्तियों तक या वायवीय भागों तक पहुंचना क्या कहलाता है? रसारोहण। तो जो पौधा होता है, ये पौधा अपनी जड़ों के द्वारा मूत्रों की सहायता से मृदा जल का अवशोषण करता है और इस अवशोषित जल को तनु विलयन के रूप में जड़ से कहां तक पहुंचा दिया जाता है? पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। आपको यह भी पता है कि पौधा जितना जल अवशोषित करता है उस संपूर्ण जल का उपयोग अपनी उपापचय क्रियाओं में या अपने जैविक क्रियाओं में नहीं कर पाता है, बल्कि जितना जल अवशोषित करता है उसका बहुत कम भाग ही वो अपनी जैविक क्रियाओं में काम लेता है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि जब अवशोषण ज्यादा हो रहा है और काम में बहुत कम लिया जा रहा है, तो फिर जो अतिरिक्त जल होता है वो कहाँ जाता है? अतिरिक्त जल किस काम आता है, उसका क्या किया जाता है? तो प्रिय छात्रों, जो पौधे में अतिरिक्त जल होता है जिसे काम में नहीं लिया जाता, वो जल पौधे के वायव्य भागों से, वायव्य भाग में तना भी आ जाता है, शाखा भी आ जाती है, पत्तियां भी आ जाती हैं, उन वायव्य भागों से उस जल को वाष्प के रूप में वातावरण में छोड़ दिया जाता है। तो जब पौधे के वायव्य भागों द्वारा जल को वाष्प के रूप में मुक्त किया जाता है, वाष्प के रूप में बाहर निकाला जाता है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। क्लियर? अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है ओनली फॉर वायवीय भागों से होता है। अब पौधे के कौन कौन से भाग वायवीय होते हैं? तो पौधे का जो भाग मृदा से बाहर निकला होता है, मृदा से बाहर तना निकला होता है, शाखाएं निकली होती हैं, पत्तियां निकली होती हैं, मृदा से जो बाहर निकला होता है यानी वायु में जो पाया जाता है वही क्या कहलाता है? वायवीय कहलाता है। जबकि आपको पता होगा कि पौधे का जो मूल तंत्र होता है, जो जड़ वगैरह होती हैं, ये जड़ें वगैरह मिट्टी में पाई जाती हैं। तो भूमिगत जो भाग होता है, जो भूमिगत जो जड़ें होती हैं, ये कभी भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भाग नहीं लेती। तो ये आपकी एक परिभाषा हो गई किसकी? वाष्पोत्सर्जन की।
तो वाष्पोत्सर्जन की एक सीधी सादी परिभाषा है कि पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब पॉइंट आता है वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। पॉइंट है वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, जिसे अपन इंग्लिश में टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है। अब देखिए, ये जो वाष्पोत्सर्जन के टाइप है, वाष्पोत्सर्जन जो प्रकार हैं, वो डिपेंड करते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किससे होती है। पौधे का कौन सा भाग वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कर रहा है, तो उसके आधार पर जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो मेनली 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तो देखिए, पहला जो प्रकार है वो है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, जिसे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। इसे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्लियर? उसके बाद में जो सेकंड आता है वो है दूसरा टाइप आता है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, और उपत्वचा को इंग्लिश में क्यूटिकल कहते हैं, इसलिए इसे इंग्लिश में क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तीसरा जो टाइप आता है वो है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, और वाष्पोत्सर्जन को लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इस प्रकार से ये 3 टाइप हो गए प्रकार वाष्पोत्सर्जन के। और मैंने अभी बताया था कि जो ये प्रकार हैं वो डिपेंड करते हैं कि पौधे के कौन से भाग से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है। यदि रंध्र के द्वारा वाष्पोत्सर्जन हो रहा है तो इसे कहते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। यदि उपत्वचा के द्वारा वाष्पोत्सर्जन हो रहा है तो इसे कहते हैं उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, और यदि वातरंध्र के द्वारा हो रहा है तो उसे कहते हैं वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं अपन रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। सबसे पहले लेते हैं अपन एक नंबर, और वो है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। देखिए, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे में जो मुख्य अंग होता है या वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो मेनली होती है पत्तियों से। किससे होती है? पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। और आपको ये भी पता है कि जो पत्ती की सतह होती है उस सतह के ऊपर क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। और इन्हीं रंध्रों के द्वारा जल जो होता है वो वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। तो जब किसी पौधे में रंध्र के द्वारा जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है तो इसे कहते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। और रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन सबसे ज्यादा जो वाष्पोत्सर्जन का टाइप है वो कौन सा है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन ही होता है। और ये जो इस टाइप का जो वाष्पोत्सर्जन होता है, ये टोटल पौधों में जितना वाष्पोत्सर्जन होता है, पौधों में कुल वाष्पोत्सर्जन का 50 से लेकर के 97%, यानी कुल वाष्पोत्सर्जन का
97% जो भाग होता है वो किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा होता है। इसका मतलब है कि वाष्पोत्सर्जन के जो मुख्य अंग होते हैं वो क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। अब आता है सेकंड जो है वो है उपत्वचीय। उपत्वचीय या इसी को इंग्लिश में कह देते हैं क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन। उपत्वचीय या क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन। अब बात आती है, देखिए इसको एक चीज और देख लो आप, जैसे मैंने इसमें बताया कि पौधों में जितना वाष्पोत्सर्जन होता है कुल वाष्पोत्सर्जन का 97 रंध्र के द्वारा होता है। तो फिर इस उपत्वचा के द्वारा कितना होता है? इस उपत्वचा के द्वारा कुल वाष्पोत्सर्जन का कुल वाष्पोत्सर्जन का ये जो भाग है, देखिए ये जो एग्जिट 97 नहीं है, ये 50 से लेकर के कितना है? 97 है। ठीक है, कुल वाष्पोत्सर्जन का ये 3 से लेकर के 10% भाग होता है। इसका मतलब है कि उपत्वचा के द्वारा भी वाष्पोत्सर्जन होता है, लेकिन उसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। अब बात आती है कि ये उपत्वचा क्या होती है। देखिए उपत्वचा को क्यूटिकल कहते हैं, इंग्लिश में क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, अब क्यूटिकल क्या होता है? देखो एक पदार्थ होता है मोम जैसा चिकना पदार्थ होता है जिसे क्यूटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूटीन। और क्यूटीन की जो परत होती है वो कहलाती है क्यूटिकल या उपत्वचा। इस क्यूटीन से निर्मित पतली जो परत होती है, इस पतली परत को क्या कहते हैं? क्यूटिकल। क्या कहते हैं? क्यूटिकल। अब ये जो क्यूटिकल होती है, ये क्यूटिकल जल के लिए क्या होती है? अपारगम्य। जल के लिए क्या है? ये अपारगम्य है। क्या है ये? अपारगम्य। ठीक है, अब बात पे आइए, ये जो उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन होता है ये मेनली किसमें पाया जाता है? उपत्वचा किसमें पाई जाती है? तो देखिए ऐसा जो वाष्पोत्सर्जन होता है, जो उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन होता है, वो सामान्यतः मरुस्थलीय पादपों में पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो मरुस्थलीय पादप होते हैं मरुस्थल में पाए जाते हैं। अब मरुस्थल में आपने देखा होगा कि जल की ऑलरेडी क्या होती है? कमी होती है। जल की कमी होने के कारण उन पादपों की पत्तियों के ऊपर क्यूटिकल की क्या पाई जाती है? परत पाई जाती है। क्यूटिकल की उन पत्तियों के ऊपर क्यूटिकल की एक पतली परत पाई जाती है और वो क्यूटिकल की परत जल की हानि को रोकती है, यानी जल को बाहर निकलने से क्या करती है? रोकती है। लेकिन कहीं कहीं पर ये जो क्यूटिकल की परत होती है ये या तो टूटी फूटी होती है, बीच बीच में टूट जाती है, या फिर कहीं कहीं पर क्या होती है? बहुत ही थिन होती है, पतली होती है। तो इस क्यूटिकल की परत की पतली होने के कारण और टूटी हुई होने के कारण जहां से ये परत टूटी होती है, जहां पर ये पतली होती है, वहां से जल जो होता है वो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। तो जब क्यूटिकल के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो इसे कहते हैं क्यूटिकल या उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। और ये कुल वाष्पोत्सर्जन का केवल कितना % होता है? 3 से लेकर के 10% ट्रांसपिरेशन इसी मेथड के द्वारा होता है। थैंक यू। अब आता है तीसरा प्रकार, और तीसरा प्रकार आता है वो है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तीसरा जो प्रकार है वो है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अब आपको बताओ वातरंध्र को लेंटिकल कहते हैं, इसको लेंटिकल कहते हैं इंग्लिश में। अब वातरंध्र क्या होते हैं? किन के अंदर पाए जाते हैं? तो वातरंध्र देखिए कुछ काष्ठीय जो पादप होते हैं उनके तनों पर, या फिर कुछ फलों की सतह के ऊपर। किस किस के ऊपर? वातरंध्र किन में पाए जाते हैं?
वातरंध्र या तो काष्ठीय पादपों के तने या कुछ फलों की सतह पर क्या पाए जाते हैं? वातरंध्र उपस्थित होते हैं। वातरंध्र क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि वातरंध्र कहाँ पाए जाते हैं? काष्ठीय पादपों के तने पर या कुछ फलों के सतह के ऊपर ये वातरंध्र पाए जाते हैं। और वातरंध्र के द्वारा भी कई बार जो जल होता है वो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। तो जब वातरंध्र के द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना होता है तो इसे कहते हैं वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। और ये वातरंध्रीय जो वाष्पोत्सर्जन है ये कुल वाष्पोत्सर्जन का केवल 0.1% भाग ही होता है। बहुत माइनर होता है, बहुत कम होता है। 0.1% यानी 1% भी नहीं है, 0.1% किसके द्वारा होता है? वातरंध्र के द्वारा होता है। तो इसके द्वारा, वातरंध्र के द्वारा कुल वाष्पोत्सर्जन का कितना होता है? कुल वाष्पोत्सर्जन का कितना होता है? 0.1% होता है। 0.1% वातरंध्र के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से ये तीनों वाष्पोत्सर्जन के प्रकार हो गए। तो रंध्रों के द्वारा यदि वाष्पोत्सर्जन होता है तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन है। और ये कुल वाष्पोत्सर्जन का 50 से लेकर के 97% या 97% होता है। उपत्वचा के द्वारा होता है। उपत्वचा के द्वारा वाष्पोत्सर्जन सामान्यतः मरुस्थलीय पादपों में जो डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं उन्हीं में होता है। और जो वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है ये काष्ठीय पौधों के अंदर देखा गया है। यहाँ तक की बातें शायद आपके समझ में आ गई होंगी। ये तीनों टाइप हैं। अब आपको ये भी पता है कि इन तीनों प्रकारों में सबसे ज्यादा जो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है वो वाष्पोत्सर्जन कौन सा हो रहा है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। कौन सा हो रहा है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो अपन जो डिटेल से पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। इससे पहले एक बात हो रहा है कि आपको ये पहले भी बता दिया मैंने कि पौधे का कौन सा भाग वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भाग नहीं लेता है। यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में पौधे का कौन सा भाग इन्वॉल्व नहीं होता है, कौन सा भाग नहीं लेता है। तो मैंने बताया था कि जो जड़ तंत्र होता है, मूल तंत्र होता है, जो रूट सिस्टम होता है, ये रूट सिस्टम ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भाग नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के लिए प्रकाश का होना आवश्यक होता है। अब जड़ें जो होती हैं वो भूमि के अंदर होती हैं, तो भूमि के अंदर प्रकाश की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं और प्रकाश की किरणें नहीं पहुंच पाने के कारण से जड़ें जो होती हैं वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया में भाग नहीं लेती। अब आता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, जिसे अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अब है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। इसके बारे में अभी बताया था मैंने, जब किसी पौधे में वाष्पोत्सर्जन क्रिया रंध्र के द्वारा होती है तो इसे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन ही सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, लगभग 97% वाष्पोत्सर्जन होता है कौन सा? रंध्रीय। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन को पढ़ने से पहले, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की स्टडी करने से पहले अपने को दो चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा, दो चीजों को देखना पड़ेगा। एक तो पत्तियों की संरचना को, एक तो पत्ती की जो लीव्स होती है, लीफ होती है, उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, उसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। और एक देखना पड़ेगा अपने को रंध्र, जिसको अपन स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। अब आपको पता है कि जो रंध्र होते हैं, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा हो रही है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है रंध्र के द्वारा। और रंध्र किस पर पाया जाता है? पत्ती के ऊपर। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि पत्ती की स्ट्रक्चर क्या होती है और उसके ऊपर रंध्र पाए जाते हैं तो रंध्र की क्या संरचना होती है। देखिए, जो पत्ती होती है, पत्ती में आपने देखा होगा पत्ती दो प्रकार की होती है। एक होती है पृष्ठाधर पत्ती और एक होती है समद्विपार्श्व पत्ती।
ये आपने जूनियर में पढ़ा हुआ है कि पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है डोर्सो वेंट्रल सरफेस वाली पत्ती और एक है कौन सी, आइसो बायलेटरल यानी समद्विपार्श्व पत्ती। पृष्ठाधर पत्ती होती है वो द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है और समद्विपार्श्व जो है वो एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है। ये कंपटीशन में पूछ देता है डायरेक्ट कि पृष्ठाधर पत्ती किस में पाई जाती है, समद्विपार्श्व पत्ती किस में पाई जाती है, या द्विबीजपत्री पादपों में कौन सी पत्ती पाई जाती है, एक बीजपत्री पादपों में कौन सी पत्ती पाई जाती है। तो आपके डायरेक्ट याद होना चाहिए कि पृष्ठाधर पत्ती द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है, समद्विपार्श्व पत्ती एक बीजपत्री पादप में पाई जाती है। इस प्रकार से पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। यदि पत्ती के अपने स्ट्रक्चर देखते हैं तो पत्ती की स्ट्रक्चर देखोगे आप, तो पत्ती की स्ट्रक्चर में जैसे मान लीजिए एक बाह्य संरचना यदि अपन देखते हैं पत्ती की, तो पत्ती की बाह्य संरचना तो इस प्रकार से होती है। पत्ती की बाह्य संरचना तो इस प्रकार से होती है। ये तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब पत्ती की यदि इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, आंतरिक संरचना देखें, तो तीन भाग दिखाई दे। ये तो है बाह्य संरचना, क्या है ये, बाह्य संरचना। अब यदि आंतरिक संरचना की बात करूं मैं, पत्ती की अपन स्टडी कर रहे हैं ओनली फॉर पत्ती। आंतरिक संरचना की बात करूं मैं, तो आंतरिक संरचना में देखो क्या क्या होता है। सबसे पहला आता है बाह्य त्वचा। सबसे पहले क्या आता है, बाह्य त्वचा। और जो बाह्य त्वचा होती है, बाह्य त्वचा को अधिचर्म भी कहते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं, अधिचर्म। तो आपको पता है पत्ती की ऊपरी सतह पर और निचली सतह पर, पत्ती की ऊपरी सतह और निचली सतह पर जो परत पाई जाती है वो कहलाती है बाह्य त्वचा, और वो ही क्या कहलाती है, अधिचर्म कहलाती है। जो रंध्र होते हैं वो सामान्यतः बाह्य त्वचा में ही पाए जाते हैं, यानी रंध्रों का पाए जाना बाह्य त्वचा का मुख्य क्या होता है, लक्षण होता है। तो रंध्र किस में पाए जाते हैं, रंध्र पत्ती की बाह्य त्वचा में या अधिचर्म में पाए जाते हैं। आपको कोई पूछे कि बाह्य त्वचा क्या होती है, तो सीधा सा आंसर है कि पत्ती की ऊपरी सतह और निचली सतह। जैसे मान लीजिए ये पत्ती है, ये पत्ती है, तो पत्ती की ये तो हो गई ऊपरी सतह है, तो इसके ऊपर जो परत है वो ऊपरी बाह्य त्वचा कहलाती है, और ये है नीचे वाली सतह है, तो इसको कहते हैं निचली बाह्य त्वचा। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है, आपको ये भी पता है, जैसे मान लीजिए ये इतनी मोटाई है, तो ऊपर वाली परत है और नीचे वाली परत है, लेकिन दोनों परतों के बीच में जो उत्तक होता है वो उत्तक कहलाता है पर्ण मध्योतक। क्या कहलाता है, पर्ण मध्योतक कहलाता है। तो दूसरा जो भाग होता है वो कहलाता है पर्ण मध्योतक। क्या कहलाता है, पर्ण मध्योतक। यानी इसका अगर अपन संधि विच्छेद करके देखें, पर्ण प्लस मध्य प्लस उत्तक, यानी पत्ती के मध्य में पाए जाने वाला उत्तक क्या कहलाता है, पर्ण मध्योतक। ठीक है। अब जो पर्ण मध्योतक होता है ये एक बीजपत्री पादपों में तो एक जैसा ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। पर्ण मध्योतक में पूरा का पूरा जो पर्ण मध्योतक होता है, जो मेसोफिल होता है, वो एक जैसा ही होता है। लेकिन द्विबीजपत्री पादपों में ये पर्ण मध्योतक दो भागों में बटा होता है, यानी आधा उत्तक अलग प्रकार का होगा और आधा उत्तक अलग प्रकार का होगा। और ये पर्ण मध्योतक दो भागों में बटा होता है। एक तो होता है खम उत्तक, एक तो क्या होता है, खम उत्तक, और एक होता है स्पंजी उत्तक। इस प्रकार से जो पर्ण मध्योतक होता है वो दो भागों में बटा होता है, एक होता है खम उत्तक और एक होता है स्पंजी उत्तक। यहाँ तक की बातें क्लियर आ गई होंगी। ये दो भाग तो हो गए, पत्ती की बाह्य त्वचा हो गई, पर्ण मध्योतक हो गया, और एक तीसरा पार्ट और होता है, उसका अपन स्टडी यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन वैसे देखें तो तीसरा भाग यह आ जाता है और जिसको कहते हैं संवहनकूल। क्या जाते हैं, संवहनकूल, वेस्कुलर बंडल। और संवहनकूल के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, संवहनकूल के अंदर जाइलम और फ्लोएम आते हैं। ठीक है। अब आता है कि जो अभी मैंने बताया कि रंध्र पाए जाते हैं बाह्य त्वचा पर या अधिचर्म पर, तो रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां तीन प्रकार की होती हैं। क्या कह रहा हूं मैं, कि रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की। रंध्रों की उपस्थिति
रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां जो होती हैं, ये पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार। अब 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? देखो, पहला है अधोरंध्री, दूसरा है उभयरंध्री, और तीसरा है अधिरंध्री। कितने प्रकार हो गए? 3 हो गए, अधोरंध्री, उभयरंध्री और अधिरंध्री। ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश में हाइपोस्टोमेटिक लीफ, इसको कहते हैं एम्फीस्टोमेटिक लीफ, और इसको कहते हैं हाइपर स्टोमेटिक लीफ। इस प्रकार से ये रंध्रों के आधार पर पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार। देखिए, इसका उपनाम भी है, इसे सेब प्रकार पत्ती कहते हैं, इसे जई प्रकार पत्ती कहते हैं, और इसे कुमुदनी प्रकार पत्ती कहते हैं। इनके उपनाम है, ध्यान रखना। जो अधोरंध्री है, इसे सेब प्रकार की पत्ती भी कहते हैं, उभयरंध्री है, इसे जई प्रकार की पत्ती भी कहते हैं, और अधिरंध्री है, इसे कुमुदनी प्रकार की पत्ती भी कहते हैं। अब बात आती है, देखो, अधोरंध्री। अधोरंध्री का मतलब होता है जब रंध्र ऊपरी सतह पर उपस्थित होते हैं, केवल ऊपरी सतह पर रंध्र उपस्थित हों। क्योंकि सतह 2 है, एक ऊपरी सतह है, एक निचली सतह है, तो केवल ऊपरी सतह के ऊपर यदि रंध्र होते हैं तो इसे कहते हैं अधोरंध्री प्रकार की पत्ती। और इसका जो एग्जाम्पल है, इस अधोरंध्री का जो एग्जाम्पल है, इस अधोरंध्री का, इसका यदि एग्जाम्पल में बात करूं तो इसमें सेब आ जाता है, संतरा आ जाता है, इसके अलावा अधिकांश द्विबीजपत्री पादप आ जाते हैं। अधिकांश क्या आ जाते हैं? द्विबीजपत्री पादप। अधिकांश द्विबीजपत्री पादप। इनमें कौन सी पाई जाती है? सेब प्रकार की पत्ती पाई जाती है। ठीक है, फिर आता है उभयरंध्री। देखो, नाम से पता चल रहा है, उभय का मतलब होता है दोनों सतह पर, यानी पत्ती की ऊपरी और निचली दोनों सतह के ऊपर रंध्र पाए जाते हों तो उसे कह देते हैं उभयरंध्री। तो दोनों सतह पर रंध्र क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। अब इसका मैं यदि एग्जाम्पल करूं तो सामान्यतः जई है, इसके अलावा आपका एक बीजपत्री जो पादप है, घास है, इनके अंदर ये पाया जाता है। जई है, घास है, और एक बीजपत्री पादपों में ऐसा पाया जाता है। द्विबीजपत्री में सेब प्रकार की होगी, एक बीजपत्री में जई प्रकार की होगी। तीसरा जो प्रकार आता है वो है अधिरंध्री। अधोरंध्री का मतलब ये होता है जब पत्ती की ऊपरी सतह के ऊपर यदि रंध्र पाए जाते हैं तो इसे कहते हैं अधिरंध्री। और ये ऐसा सामान्यतः किसमें पाया जाता है? जो पल्लवी पादप होते हैं, जो जल में पाए जाते हैं, उन पादपों में ऐसा पाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है वाटर लिली, और वाटर लिली को ही कुमुदनी कहते हैं, इसलिए इसे कुमुदनी प्रकार का पत्ती भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से रंध्र के आधार पर जो पत्तियां हैं वो 3 प्रकार की हैं, अधोरंध्री, उभयरंध्री और अधिरंध्री, यानी सेब प्रकार, जही प्रकार और कुमुदनी प्रकार। तो आज के पॉइंट में इतना ही होगा, नेक्स्ट कल के लेक्चर में होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।